नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और लगभग 5 से 6 हजार भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आइए हम लोग एक नया प्रश्न पत्र लेते हैं और यह प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता विषय से संबंधित सामान्य अध्ययन के जो शुरुआती 40 प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लेकर, जिसकी परीक्षा 2021 में हुई थी और यह भर्ती 2020 में निकली थी। तो आइए पहला प्रश्न पत्र देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान हैज स्टॉप्ड गिविंग इनह्यूमन पनिशमेंट? ऑप्शंस आर रजिया सुल्तान, नजरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक एंड बहलोल लोधी। तो आप सही विकल्प का चयन कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, सी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज फर्स्टली पुट फोर्थ बाय। ऑप्शंस दिए हैं वुडबरी द्वारा, क्लार्क द्वारा, एजी टांसले द्वारा, एपी ओडम द्वारा। तो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? वो है आपका एजी टांसले द्वारा 1935 में। ओके, अब यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि इकोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो इकोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय द अर्नेस्ट हैकल और उसको पॉपुलराइज किसने किया था? ये आप विकल्प में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि आप बताइए कि बायोडाइवर्सिटी टर्म, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था? आपको मालूम होगा, बताइए कौन सा किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द जो दिया था वो दिया था आपका वाल्टर जी रोजन ने। वाल्टर जी रोजन ने। आपसे ये कई बार पूछा जाता है, आप इसका सही से चयन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शन दिए हुए हैं सिग्मो, घोड़े, मोडनी, जैता। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, जैता। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? हाउ लॉन्ग लेजिस्लेटिव काउंसिल इन उत्तर प्रदेश कैन डिटेन ए फाइनेंशियल बिल? ऑप्शन दिए 1 माह तक, 14 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 14 दिन तक। ओके, क्लियर। उसके बाद आप देख लेते हैं कि अगला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? द हड़प्पियन साइट बनावली इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन दिए हैं चौतंग, घग्गर, सतलज एंड रंगोई। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर है वो है आपका रंगोई। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड इन उत्तर प्रदेश? आर्टिकल 165, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167 एंड आर्टिकल 168। सो द करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद आपका जो है कौन सा है? ये आपका क्लियर, आर्टिकल 165। अगला प्रश्न है वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वाज फर्स्ट वन टू बी द पेंशनर ऑफ ब्रिटिश? ऑप्शन दिए हुए हैं अकबर द्वितीय, शाह आलम, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है? शाह आलम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 43A, 39A, 38 एंड 45। सो द करेक्ट आंसर इज 43A। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? ऑप्शन दिए हुए हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन नीति आयोग एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो आपका जो सही उत्तर है बताइए कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री, मीन्स यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ आपका दिए हुए हैं ताप विद्युत ग्रह मीन्स थर्मल पावर स्टेशन और दूसरी तरफ किस राज्य में स्थित है वो दिए हुए हैं। तो बाढ़ जो है ये ताप विद्युत जो ग्रह है ये कहाँ पे है? गृह कहाँ पे है? बिहार में है कि नहीं है आप सोचिए। तो ये आपका बिहार में है।
नेक्स्ट है लारा। लारा भी छत्तीसगढ़ में है, पुडगी कर्नाटक में है, बट गाडरवारा जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा। अब आपको यहीं पे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है कि जो गाडरवारा है ये किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस और डिस्ट्रिक्ट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं महोबा, मथुरा, मैनपुरी एंड महाराजगंज। आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, वो है आपका मथुरा। क्लियर। अब आपको एक रीजनिंग से प्रश्न दिया हुआ है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स। आपके विकल्प दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसको सही से सॉल्व करिए। आपको समय मिलता है 30 सेकंड। तो उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप ट्राई करिए। 12 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ राज्य दिए हुए हैं स्टेट्स, और दूसरे तरफ नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा दिए हुए हैं। असम में 6 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ 5, हिमाचल प्रदेश 3 और उत्तर प्रदेश 31। तो अब आपका जो इसमें सही नहीं है वो कौन सा सही नहीं है, वो है असम में 6। अब असम में कितनी सीट्स हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि आपका सही है कि गलत है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 31। तो आइए देख लेते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में राज्यवार कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो इसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, हम अलग से एक सीट देख लेते हैं। और ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक तरफ राज्य मीन्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं, एंड उनके रिस्पेक्टिव जो राज्य वाइज राज्यसभा सीटें वो दी हुई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 11 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 7 है। विकल्प में क्या दिया हुआ था 6, तो इसीलिए आपका वो विकल्प गलत है। बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 4। इस तरह से आप देखते जाइए पूरा ये दिया हुआ है। और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जो है वो 12 है, उत्तर प्रदेश में 31 है। क्लियर। तमिलनाडु में 18 है। इसी तरह से अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो एमपी सीट्स हैं राज्यवार वो कितनी है, मीन्स जो सांसदों की सीट है उनको अगर ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है, वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी है, वो है आपकी 80 सीटें। इसी तरह से उत्तराखंड में 5, वेस्ट बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39 और बिहार में 40। इसी तरह से महाराष्ट्र में 48। इस तरह से कुछ सीट्स दी हुई हैं, तो आप इनको ध्यान से देख सकते हैं और इनकी लिस्ट वाइज सूची बना सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पे था। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज on the top ranking in terms of state GDP and per capita income on March 2020। ऑप्शंस दिए हुए हैं मेरठ, नोएडा, लखनऊ एंड कानपुर। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा, तो ये तो आपको सबको मालूम है कि एनसीआर रीजन में होगा, वो आपका कौन सा है, नोएडा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण योजना। ऑप्शन दिए हुए ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। सो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, वो है ग्रामीण उद्योग। क्लियर। अगला प्रश्न है कि 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन दिए केसी पंत, सी रंगराजन, राजमन्नार एंड संथानम। तो अब ये प्रश्न तो पूछ लिया गया, आपका सही विकल्प भी है सी रंगराजन। अब आपको यहीं पे प्रश्न सॉल्व कर लेना है कि अभी तक जितने भी वित्त आयोग हुए हैं उनके कौन से अध्यक्ष थे और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, और वित्त जो आयोग बना था वो किन वर्षों के लिए था। तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो अगर इसको ध्यान से देखें तो जो पहला वित्त आयोग है उसका जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था, और केसी नियोगी वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, और ये ऑपरेशनल था 1952 से लेकर 57 तक। सेकंड वित्त आयोग के संथानम, तीसरा जो है ए के चंदा, चौथा पीवी राजमन्नार, पांचवा महावीर त्यागी, छठवां के ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवां जे एम सेलार, आठवां वाई बी चौहान, नौवां एन के पी साल्वे, 10वां के सी पंत, 11वां ए एम खुशरो, 12वां सी रंगराजन जो कि 2002 में गठित हुआ था और 2005 से 2010 तक था इसका कार्यकाल ऑपरेशनल जो था, और 13वां जो है डॉक्टर विजय एल केलकर,
जो कि 2007 में गठित हुआ, 2010 से लेकर 2015 तक था। उसके बाद 14वां जो वित्त आयोग उसका गठन किया गया था 2013 में। डॉक्टर वाई वी रेड्डी जो कि ऑपरेशनल था 2015 से लेकर 2020 तक। और अभी जो करंट में चल रहा है वो है 15वां वित्त आयोग जो कि 2017 में गठित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो हैं एन के सिंह, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक ऑपरेशनल रहेगा। तो उम्मीद है कि ये आपके आगामी परीक्षाओं में भी काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन दिए हुए हैं सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका है, सही विकल्प कौन सा है आपका, वो है आपका ऑटोमोबाइल, जो कि भारत उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। What is the percentage of Uttar Pradesh in total geographical area of India? ऑप्शन दिए हैं 7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.04%। तो सबसे पहले ये जानने के लिए आपको पहले भारत का कुल क्षेत्रफल पता होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर टोटल परसेंटेज निकालें तो आपका जो सही उत्तर आएगा वो 7.33% आएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। हु इंस्पायर्ड सुभाष चंद्र बोस टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन दिए हैं जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, एम के गांधी, चित्तरंजन दास एवं एम के गांधी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका चित्तरंजन दास एवं एम के गांधी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना तथा सूचियों में दिए गए कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। लिस्ट 1 में जो है खनिज दिए हुए हैं, मींस नेम ऑफ द मिनरल्स दिए हुए हैं। दूसरी तरफ वो किस माइनिंग एरिया में पाए जाते हैं वो दिया हुआ है, मींस माइनिंग एरियाज, खदान दी हुई। तो अब लौह अयस्क दिया हुआ है, ऑप्शंस हैं वाइपा, सतबरी, चित्तवारा और इटाविरा। तो आप बताइए कि जो है आपका लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि कौन सा पाया जाएगा। तो इस ये जो है इटाविरा में पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है, ब्राजील में है। ये खान मिनास जिरास एक जगह है जहाँ पे माउंट इटाविरा एक माइनिंग एरिया है जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। तो पहले का ए का चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरा है मैग्नीज। अब मैग्नीज कहाँ पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीज आपका कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है चिताउरा, चियातुरा में। अब आप बताइए कि किस देश में चियातुरा ये माइनिंग एरिया पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है तांबा। तांबा कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन अब दो बचे हुए, वाइपा और सेडबरी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो तांबा आपका हो गया सेडबरी में, और बॉक्साइट जो है आपका वाइपा में पाया जाता है। तो आप चारों को मिला दीजिए, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा कौन सा, तीसरा, सी का हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा, और बॉक्साइट चौथा का ए हो जाएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ये बी नंबर। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन दिए हुए केन्या, युगांडा, गैबोन और जाम्बिया। तो इसको तो आप तभी सही कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो कुल 13 देश हैं जिनसे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, और ये जो 13 देश गुजरते हैं 3 कॉन्टिनेंट से और 3 वाटर बॉडीज से होकर गुजरते हैं। अगर साउथ अमेरिका में बात करें तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 प्रमुख देश हैं जिनसे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। इसी तरह से अफ्रीका में अगर देखें तो गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, साउ टोमे एंड प्रिंसिपे एंड सोमालिया, ये प्रमुख जो है कौन से हैं देश हैं। इसी तरह से एशिया में अगर देखें तो मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबाती, जो कि ओशिनिया का एक पार्ट है, वहाँ पे है। और वाटर बॉडीज की अगर बात करें तो इस मैप में आप ध्यान से देखिए तो अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, ये प्रमुख 3 वाटर बॉडीज हैं जिनसे होकर गुजरता है, 3 महाद्वीपों से और 13 कंट्रीज से होकर। अगर आप दूसरा मैप देखें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसे है। इसी तरह से आप ये भी ध्यान रखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर के कौन कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, उनकी आप लिस्ट बना लीजिए जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए सुविधा हो जाएगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका जाम्बिया। तो जाम्बिया से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पे आपको लिस्ट देखा था, इसमें लिस्ट में कहीं है जाम्बिया नहीं है, तो आप ये हो गया क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि
लिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ गुप्त पीरियड इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन दिए हुए हैं नचना कुठार का टेम्पल, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही है? तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में क्या है, गुप्तकालीन समय का मंदिर है। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विसेज फॉर द बैंक्स? ऑप्शन दिए हुए राज्य चलैया समिति, वर्मा समिति, गोईपोरिया समिति और चक्रवर्ती समिति। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका गोईपोरिया समिति। अगला प्रश्न पूछा गया कि असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। द इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट 2021 वाज पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन दिए हुए हैं ऑक्सफैम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑक्सफैम के द्वारा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, देखिएगा। कुल अभी 12 है, टोटल 15 प्रश्न और बाकी हैं, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस? ऑप्शन दिए हैं आरबीआई, सेबी, बीएसई एंड एनएसई। ओके, क्लियर। तो अब आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही विकल्प है सेबी। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाणभट्ट ने हर्षचरित में निम्न किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? विच मौर्यन किंग हैज बीन मेंशन्ड बाय द बाणभट्ट इन हर्षचरित? ऑप्शन दिए हैं शालिशुक, बृहदत्त, कुणाल एंड इंद्रपालित। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका बृहदत्त। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सौर ऊर्जा का कारण है सोलर एनर्जी इज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन। मींस संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया और या दहन प्रक्रिया। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है आपका संलयन प्रक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? विच इज द फॉलोइंग इज द साल्ट टॉलरेंट क्रॉप? ऑप्शन दिए खरबूजा, मटर, लोबिया और चुकंदर। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपका जो सही विकल्प है वो है आपका चुकंदर, मीन्स शुगर बीट। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ। ऑप्शन दिए हैं संथानम समिति, सहकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति एवं इंदिरा गांधी नेहरू समिति। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो है आपका स्वर्ण सिंह समिति। अब आप बताइए कि सरकारिया समिति किस लिए बनाई गई थी, संथानम समिति किस लिए बनाई थी? जैसे सरकारिया समिति की अगर बात करें तो सरकारिया समिति केंद्र एवं राज्य के बीच जो वित्त संबंधी जो विवाद होते थे उनको समाधान के लिए, मीन्स जो बंटवारा होता था धन का, उसके लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न कि वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से सम्मिलित नहीं है? द यूनियन बजट प्रपोज्ड फॉर 2021 एंड 2022 रेस्ट्स on the 6 pillars which among the following is not included? ऑप्शन दिए मानव पूंजी में नव जीवन का संचार, गांवों में अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान का विकास, स्वास्थ्य एवं कल्याण। क्लियर। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही है? तो आपका जो सही विकल्प है गांवों में अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, जो कि 6 जो स्तंभ थे संघीय बजट के 2020-21-22 के दौरान, उनमें से एक नहीं था। अगला प्रश्न है कि खड़ी फसल की कटाई के लिए पहले जो अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। सो प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज। ऑप्शन दिए सहफसली खेती, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती या रिले खेती। इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा है? वो है आपका रिले खेती, जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तर प्रदेश इज नॉट फाउंड इन उड़ीसा इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन दिए हैं गोंड, खरवार, सहरिया एंड चेरो। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? सहरिया। सहरिया जो है ये नहीं पाई जाती है, अन्य जो है वो सभी पाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पियन साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन दिए हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर एंड मांडी। तो पहले इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है आपका? वो है आपका देसलपुर। अब देसलपुर किस राज्य में स्थित है? अगर उत्तर प्रदेश में नहीं तो कहाँ पे है उसको आपको देखिए, कौन किसी नदी के किनारे स्थित है, ये आपका ड्यूटी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कोर्स ग्रेन क्रॉप्स आर ग्रोन? ऑप्शन दिए हुए हैं ऊंचाई वाले क्षेत्र, अपलैंड एरियाज, निचले क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। मीन्स अपलैंड एरियाज, लोलैंड एरियाज, वाटरलॉक्ड एरियाज एंड हाई रेनफॉल एरियाज। तो मोटे अनाज वाली फसलें कहाँ पे पाई जाती हैं? इनका आपका सही विकल्प चुनना है, तो वो है आपका ऊंचे वाले क्षेत्र। ठीक है, अगर यहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र था तो उसमें भी आपका ऑप्शन सही होता। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज कॉल्ड सिराज ए हिंद ड्यू टू एजुकेशनल सेंटर इन मिडिवल पीरियड? ऑप्शन दिए सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर और लखनऊ। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका जौनपुर। अब आप बताइए जौनपुर किस नदी के किनारे है, शाहजहांपुर किस नदी के किनारे है, सहारनपुर कहाँ पे? तो आप देखिए कौन सी नदियों के किनारे। तो जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे है, सही नदी भी बगल से जाती है। अगला प्रश्न है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विरोध का नेतृत्व किसने किया था? Who led the Khasi tribal revolt against the Britishers in 1829? ऑप्शन दिए हैं तिरोत सिंह, सिद्धू एवं कान्हू, करम सिंह एंड बिरसा मुंडा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका तिरोत सिंह। अगला प्रश्न है कि शब्दों के विषम युग को चुनिए। चूज द ऑड पेयर्स ऑफ द वर्ड्स। मृत्यु, रोग, अंगूर, शराब, दूध, मक्खन, पानी, ऑक्सीजन। डेथ, डिजीज, ग्रेप्स, वाइन, मिल्क, बटर, वाटर, ऑक्सीजन। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है? मृत्यु का रोग से। अगला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? हाउ मेनी बैंक्स वर फाइंड बाय आरबीआई फॉर contravention of norms in month of July 2021? 14, 16, 18 या 20? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 14। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल योजना वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर 2014, 2015, 2016, 2017। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 2016। क्लियर। अंतिम प्रश्न जो जीएस का है, कुल 40 प्रश्न ही पूछे जाते हैं इस प्रवक्ता परीक्षा में, जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ कन्नौज एट द टाइम ऑफ महमूद गजनवी इन्वेशंस? ऑप्शन दिए हुए हैं आपका राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर या त्रिलोचनपाल। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका राज्यपाल। तो उम्मीद है कि ये जो 40 प्रश्न हैं ये न केवल आगामी जो आपकी लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा होगी उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है उसमें, एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए जीएस का पार्ट पूछा जाता है, वहाँ पे भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन आइए हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नाम से कुल की कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं और उनका क्या क्या नाम है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है और इसका जवाब देना मुश्किल होता है। तो मेक इन इंडिया जैसे है वो लॉन्च की गई थी 25 सितंबर 2014 को, जिसका जो उद्देश्य था वो टू मेक इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब। क्लियर। इसी तरह से डिजिटल इंडिया जो लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज इकोनॉमी इन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसी तरह से स्किल इंडिया जुलाई 2015 में किया गया था टू क्रिएट अ जॉब्स एमंग द यूथ्स ऑफ द कंट्री। इसी तरह से स्मार्ट सिटी मिशन जो लॉन्च किया गया था 29 अप्रैल 2015 को किया गया था। और फर्स्ट टर्म में इंडिया की टॉप 100 जो सिटीज़ थी उनको सेलेक्ट किया गया था। इसी तरह से आप देखेंगे अनअर्थन ब्लॉक मनी 2015 में किया गया था। इसी तरह से नमामि गंगे मिशन लॉन्च किया गया था। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। स्वच्छ दर्शन इसी तरह से किया गया था। अगर आप देखें प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 2014 में 28 अगस्त को लॉन्च किया गया था फॉर द
फाइनेंशियल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी, आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। इसका जो टारगेट था टू जनरेट अवेयरनेस ऑफ वेलफेयर सर्विसेज मीन्ड फॉर गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन। इसी तरह से हृदय योजना नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम जो है वो 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप द हेरिटेज साइट्स। इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि मई 2015 में लॉन्च की गई थी, लाइफ इंश्योरेंस योजना थी। इसी तरह से मुद्रा बैंक योजना जो कि 2015 में 8 अप्रैल को लॉन्च की गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड द लोन टू स्मॉल बिजनेसमैन। इसी तरह से बहुत ढेर सारी योजनाएं लागू की गई थी। इन योजनाओं को आपको याद रखना है, जिससे कि आपसे आगामी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो ये प्रश्न पत्र सॉल्व कराया गया महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग फिर से 1 साल बाद ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं प्रश्नों को सॉल्व करने की। उम्मीद है कि आगे हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे। धन्यवाद।